देखो रिकॉर्डिंग द मैसेज का शेयर। यस मैडम। यस मैम। अच्छा देखो लास्ट दिन मैंने शायद इलस्ट्रेशन 5 बोला था ट्राई करने के लिए, है ना। ठीक है चलो पहले इलस्ट्रेशन 5 एक बार करवा देते हैं, उसके बाद जो है रिकंसिलिएशन करेंगे। किया था ट्राई इलस्ट्रेशन हो गया। चलो एक बार फटाफट कर लेते हैं, किसी का भी अगर कोई डाउट है तो हो जाएगा। ठीक है इलस्ट्रेशन 5 देखो इलस्ट्रेशन 5 में क्या था, हम लोग को कुछ अकाउंट्स दिया हुआ है। ठीक है बोला है फायर डिस्ट्रॉयड सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी का रिकॉर्ड्स जो है आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है। यू हैव बीन एबल टू कलेक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द spoiled paper records as result of consultation with accounting staff for the month of Jan। मतलब बोल रहा है कि कुछ रिकॉर्ड्स मिल गया है, उसका डेटा हमें कुछ इस तरीके से दे दिया है। ठीक है हमें ये सबको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, बोला यू आर रिक्वायर्ड कंप्लीट द अबव अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर ऑफ द कंपनी। अच्छा तो यहाँ पर देखो पहले हम लोग जो भी दिया हुआ है वो फटाफट लिख लेते हैं और वहां एडिशनल इंफॉर्मेशन देख के इसको इनकम्प्लीट जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले है मेटेरियल कंट्रोल। मेटेरियल कंट्रोल देखो मेटेरियल कंट्रोल में गिवन है, देखो गिवन है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 32,000। अच्छा मेटेरियल कंट्रोल में टू बैलेंस बीडी 30,000। अच्छा उसके बाद WIP में टू बैलेंस बीडी भी है, WIP टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 9,200 और बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल 1,51,000। ठीक है 1,51,000। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। पेबल यानी क्रेडिटर, पेबल दिया हुआ है। अच्छा जैसे ये पेबल दिया है तो इससे क्या पता चलेगा इंटीग्रेटेड था कि नॉन इंटीग्रेटेड। क्रेडिटर अकाउंट पेबल दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड मतलब दोनों एक साथ मिलके करते, इंटीग्रेटेड ही तो है तभी तो पेबल दिया। हाँ क्रेडिटर तभी आएगा ना, इंटीग्रेटेड होगा तभी क्रेडिटर आएगा। अगर इंटीग्रेटेड नहीं होगा तो क्रेडिटर वाला इधर तो नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा हम लोग का CLC या GLA, क्योंकि क्रेडिटर हम लोग का कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट तो इधर नहीं होगा। ठीक है तो इसका मतलब ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये हम लोग हाँ इंटीग्रेटेड वाला। ठीक है तो पेबल का टू बैलेंस BD 19,200 और इधर हो जाएगा बाई बैलेंस BD 16,400। बाई बैलेंस, अच्छा बाई बैलेंस BD ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि ये क्रेडिटर का बैलेंस है तो यही ओपनिंग वाला होगा। ठीक है ये CD होगा, हाँ CD है, मैंने BD लिखा है गलती से, मतलब ये नीचे की तरफ आएगा। क्लोजिंग दिया हुआ है अकाउंट में ऊपर, लेकिन हम लोग को नीचे ही लिखना चाहिए क्योंकि क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस इधर आना चाहिए। अच्छा बाई बैलेंस BD 16,400। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल मतलब वही फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल या प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, एक ही बात है, तीनों का एक ही नाम होता है। अच्छा यहाँ पर होगा टू बैंक। अब जैसे टू बैंक दिया इससे और भी क्लियर होता है कि हम लोग का ये इंटीग्रेटेड वाला है। ठीक है टू बैंक 29,600, 29,600। अच्छा अब लास्ट अकाउंट है हम लोग का इधर फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल 24,000 टू बैलेंस BD। $24,000 और इधर बाई बैलेंस CD 30,000, बाई बैलेंस CD 30,000।
अच्छा और देखते हैं, और कुछ नहीं है। चलो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पहला बोला है द बैंक बुक शोड दैट 89,200 हैव बीन पेड टू क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो एंट्री कैसे होगा, क्योंकि हम लोग का इंटीग्रेटेड है तो कॉस्ट बुक और फाइनेंस बुक, तो नॉर्मली ये एंट्री कौन करेगा, सिर्फ फाइनेंस वाला करेगा। कॉस्ट वाला तो परचेज का एंट्री नहीं करता है, वो सिर्फ कॉस्ट शीट पे जो लिखते हैं उसी का एंट्री करता है। तो ये इसका क्या एंट्री हो जाएगा, परचेज का। यहाँ पर बोला है, नहीं ये बोला है परचेज हुआ था, क्रेडिटर को पे कर रहा है रॉ मटेरियल के लिए, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। अगर क्रेडिटर को पे करेंगे, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, ठीक है। 89,200 मतलब लिखना कहाँ पड़ेगा, कौन से वाले अकाउंट में लिखेंगे, ये वाला क्रेडिटर वाले अकाउंट में लिखेंगे। क्रेडिटर वाले अकाउंट में लिखना पड़ेगा टू बैंक, ठीक है। क्रेडिटर वाले अकाउंट में लिखना पड़ेगा टू बैंक, और इसका अमाउंट हो जाएगा 89,200। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP, मतलब WIP का क्लोजिंग स्टॉक। जैसे फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, WIP का भी हो सकता है। अब WIP का मतलब क्या, सेमी फिनिश गुड्स, ठीक है। मतलब जिसमें पूरा काम नहीं हुआ है लेकिन कुछ रिगार्डिंग काम हो सकता है, जैसे कि मेटेरियल के रिगार्डिंग कितना काम हुआ है, 5,000 रुपीज का काम हुआ था। ऑन विच 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैव बीन बुक्ड अगेंस्ट वेजेस एंड ओवरहेड। बोल रहा है कि WIP जितना भी बना हुआ है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग वाला, तो वो प्रोडक्ट देख के पता चल रहा है, वो स्टॉक देख के पता चल रहा है कि मेटेरियल कितना खर्चा हो चुका है 5,000 का, और उसमें लेबर का कितना खर्चा हुआ है और ओवरहेड का, ये दोनों हमें दिया हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं दिया है। बोल रहा है कि लेबर का 300 आवर्स काम हुआ है इस WIP के स्टॉक में। तो 300 आवर्स काम होने का मतलब है लेबर को जितना पेमेंट हुआ है वही प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होगा, मतलब सेमी फिनिश वाले स्टॉक में। अब लेबर को कितना पेमेंट होता है, ये देखो, द वेज रेट इज कितना बोला है, 10 पर लेबर आवर, मतलब 300 इंटू कितना होना चाहिए, 10 लेबर वाला। और यहाँ पर बोला है ओवरहेड का भी बोल रहे हैं 300 लेबर आवर है, ठीक है। तो 300 और ओवरहेड का पेमेंट कितना करके है, 4 करके, तो इंटू 4। तो ये जितना होगा उतना टोटल करने से WIP का वैल्यूएशन निकल के आएगा। तो ये क्लोजिंग WIP है, कहाँ लिखेंगे, WIP में बाई साइड में यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई क्लोजिंग WIP। अच्छा बाई क्लोजिंग WIP। अच्छा यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा हम लोग का मेटेरियल का 5,000 प्लस लेबर का 300 इंटू 10, 300 इंटू 10 लेबर, प्लस हो जाएगा 300 इंटू 4 ओवरहेड। तो टोटल हो जाएगा 5 और 3 8,000, और 8 और 9,200, है ना, 9,200 हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है कि द जॉब कार्ड शो दैट वर्क्स हैव वर्कर्स हैव वर्कड फॉर 7,000 आवर्स, द वेज रेट इज 10 पर लेबर आवर। तो वो तो WIP में कितने आवर्स काम हुए वो बोला है, लेकिन जॉब कार्ड जहां पर पूरे काम का डिटेल्स रहता है वहां पर देखा गया कि टोटल कितने आवर्स काम हुए, 7,000 आवर्स। और वर्कर को हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं, 7,000 आवर्स 10 रुपीज करके। तो फिर कितना खर्चा पेमेंट किया होगा हम लोगों ने, 70,000, ठीक है। 70,000 का पेमेंट किया होगा। अच्छा अब इसको हमें लिखना कैसे पड़ेगा, वेजेस को पेमेंट कर रहे हैं तो वेजेस का, अब देखो कॉस्ट वाला भी करेगा फाइनेंस वाला भी करेगा, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि इसका डेबिट लेंगे क्रेडिट तो ले नहीं सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक। लेकिन अगर हम लोग लेजर देखें, हमारे पास ना तो बैंक का लेजर है ना तो वेजेस कंट्रोल का लेजर है, तो फिर उसमें पुट करने का जरूरत नहीं। लेकिन हर एक एक्सपेंसेस को हमें क्लोज करना पड़ता है। अब ये डायरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जॉब कार्ड में डायरेक्ट जो है वो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये डायरेक्ट है बता रहा है, तो फिर इसका मतलब ये कहां पर मुझे चार्ज करना पड़ेगा, मतलब क्लोज, क्लोज कहां पर होगा बोलो, हाँ इसको जब क्लोज करेंगे ये WIP में, तो WIP टू क्या हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल। तो हमारे पास WIP का अकाउंट है तो उसमें लिख देते हैं टू वेजेस कंट्रोल बोल के, कितना लिखेंगे, 70,000 ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं कि कितना कम या ज्यादा चार्ज हुआ है। तो जितना पेड है उतना ही चार्ज मान के हम लोग एंट्री कर देंगे। ये एंट्री कर सकते हैं लेकिन
है नहीं हमारे पास लेजर, तो इसको पोस्ट नहीं कर पा रहे। बाकी ये एंट्री भी होगा उसके बाद ही ये होता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग तो हमारे पास कोई लेजर है नहीं, तो हम लोग ये WIP में पोस्ट करेंगे टू वेजेस कंट्रोल बोल के 70,000। तो WIP में लिखना पड़ेगा टू वेजेस कंट्रोल 10 into 7,000, तो ये हो जाएगा 70,000। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि जॉब कट, ये वाला हो गया। ओवरहेड रिकवरी रेट, ओवरहेड का बोल रहा है रिकवरी रेट हम लोग का कितना है, 4 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर करके। अच्छा, अब हम लोग ओवरहेड को कितना लगाएंगे, तो देखो ओवरहेड का जो ये 4 रुपीज है, तो टोटल कितने आवर्स काम हुए, 7,000। तो देखो हम लोग को तो बोल ही दिया है ना कि डायरेक्ट लेबर आवर पे ओवरहेड को रिकवर करना है, तो डायरेक्ट लेबर आवर कितना है 7,000, तो ओवरहेड का हो जाएगा 7,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28,000। अब जब पे होगा तो एंट्री हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मतलब जो इंटीग्रेटेड वाला जो एंट्री 2 हो जाएगा यहाँ पर बैंक। ठीक है, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट तो है हम लोग के पास लेजर, तो वहां पर क्या लिखेंगे, टू बैंक बोल के 28,000 पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर टू बैंक बोल के ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है 29,600। ठीक है, तो इसका मतलब इतना हमारा क्या है, इतना हम लोग का रिकवर्ड है। ठीक है, पेड ज्यादा है। ठीक है, ये वाला जो दिया हुआ है ये रिकवरी रेट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो है ये एस्टिमेटेड रेट है कि हम लोगों ने 4 करके सोचा था, तो 7,000 पे इतना होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली कितना हुआ है क्वेश्चन में दे दिया है 29,600। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, अंडर एब्सॉर्प्शन किया है। हम लोगों ने एस्टिमेट किया कि हमारा खर्चा 28,000 होगा, बट एक्चुअली में हम लोग का खर्चा कितना हुआ 29,600, तो हम लोग का ये क्या हो गया, अंडर एब्सॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये अब हम लोग लिख नहीं सकते हैं बैंक में, बैंक वाला वो एंट्री है, चार्ज मुझे ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाला एंट्री तो मुझे दे दिया है, तो इससे पता चल रहा है कि मेरा अंडर एब्सॉर्प्शन है। अब चार्ज का एंट्री क्या होगा, ये तो पेड एंट्री, जो कि मुझे इस तरीके से करना तो है, जो कि किया हुआ है, लेकिन अमाउंट ये वाला है। ठीक है, अब जब चार्ज करेंगे तो क्या होगा, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल हम लोग का क्या हो जाएगा, बोलो कैसे होगा एंट्री चार्ज करने पे। हाँ, डब्ल्यूआईपी टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल में हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल में लिखना पड़ेगा बाई WIP, है ना, बाई WIP। वो जो जीस्ट लिखा था ना, वहां पर देखने से सारा चीज हमें मिल जाता है। ठीक है, बाई WIP यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 7,000। तो ये देखो 28,000 एस्टिमेट किया था, एक्चुअली 29,600 हुआ। इसका मतलब हम लोग का एस्टिमेशन जरूरत से कम हो गया है, तो हम लोग के लिए बेसिकली अंडर एब्सॉर्प्शन है, जो कि हमारा लॉस होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्लोज करते वक्त लिखेंगे लॉस है कि नहीं, बस अब तो हो गया। देखो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ था, अब जो भी करना है हमें क्लोज ही करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्लोज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला आराम से क्लोज कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखो, इसमें दो ऑप्शन है, या तो हम लोग बाई बैलेंस CD लिख सकते हैं अगर कैरी फॉरवर्ड करना है, बाद में कैरी फॉरवर्ड सेटअप, या फिर हम लोग इसको कॉस्टिंग PL भी लिख सकते हैं कि मेरा लॉस हुआ, मेरा खर्चा हुआ है 29,600, बट मैंने प्रोडक्ट में ऐड करके रखा है सिर्फ और सिर्फ 28,000। तो जो रिमेनिंग पोर्शन 1,600 है, उसका मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो लिख लो कॉस्टिंग PL। ठीक है, कॉस्टिंग PL बोल के हम लोग लिख सकते हैं, या फिर दूसरा एक ऑप्शन होता है, हम लोग इसको बैलेंस CD भी लिख सकते हैं। बैलेंस CD का मतलब नेक्स्ट ईयर जब हम लोग का ओवर एब्सॉर्प्शन होगा, तो उसके साथ उसको सेट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको यहाँ पर लिख लो अंडर एब्सॉर्प्शन, अंडर एब्सॉर्प्शन। एग्जाम में कोई भी एक लिख के आना है, दोनों नहीं लिखना है, कोई भी एक लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब पेएबल अकाउंट यानी क्रेडिटर का, क्रेडिटर का अकाउंट हमें क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर का अकाउंट बोल रहा है कि हम लोगों को क्रेडिटर को प्रीवियसली इतना पेमेंट करना था, लेकिन हम लोगों ने किया है 89,200 का पेमेंट। अब कोई बेवकूफ थोड़ी ना कि इतना पेमेंट करना है फिर भी इतना ज्यादा किया है, मतलब उसने जरूर और भी कुछ परचेज किया होगा, और उसके बाद इतना पेमेंट किया फिर भी इतना बच गया, तो इधर जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो। क्रेडिटर का मेन एंट्री क्या होता है, परचेस का। क्रेडिटर का मेन एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। वो एंट्री तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, तो परचेस टू क्रेडिटर तो होगा नहीं, वो तो फाइनेंस वालों का हो गया। कॉस्ट वालों का क्या होता है,
कॉस्ट वालों का क्या होता है, परचेज का एंट्री, स्टोर मटेरियल परचेज का स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये कॉस्ट वालों का क्या होगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी या जीएलए, है ना। और फाइनेंस वालों का क्या एंट्री होता है, जो तुम लोग अकाउंट्स में करते हो, परचेज टू क्या होता है, परचेज टू कैश या बैंक, ठीक है, परचेज टू कैश या बैंक। अब देखो कैश में तो परचेज किया होगा नहीं, तभी तो क्रेडिटर अकाउंट आ रहा है, तो ये कैश तो कभी नहीं होगा, क्या होना चाहिए, क्रेडिटर होना चाहिए। अब दोनों मिला के लिखेंगे, सीएलसी तो एक डमी अकाउंट होता है, सीएलसी या जीएलए, तो वो तो लेना नहीं है, तो फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, इधर से क्या लेंगे एसएलसी, और इधर से क्या लेंगे, इधर से ले लेंगे क्रेडिटर, ठीक है, इधर से लेना पड़ेगा क्रेडिटर। अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बाय स्टोर लेजर कंट्रोल। अब मेरे यहाँ पर अकाउंट का नाम स्टोर की जगह मेटेरियल लेजर कंट्रोल है, चलता है, एक ही बात है, तो हम लोग यहाँ पर एमएलसी लिख देंगे इंस्टेड ऑफ एसएलसी, ठीक है, जहां जो नाम यूज होगा वैसे, स्टोर भी बोलते हैं मेटेरियल भी बोलते हैं, तो ये हो गया मेटेरियल लेजर कंट्रोल, बैलेंस करके जितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का टोटल 0004810, 108400, 92,000 का जो है, ये क्या चीज का एंट्री आया कि इतना परचेज हुआ था, तभी तो बात, देखो पहले इतना पेमेंट करना था, इतना और परचेज कर लिया तो इतना पेएबल हो गया, जिसमें से सिर्फ इतना पे हुआ, तो ये वाला हम लोग का रिमेनिंग है, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्रॉस पोस्टिंग करेंगे मेटेरियल वाले अकाउंट में, टू पेएबल यानी कि टू क्रेडिटर 92,000 में कितना है वो लिखना पड़ेगा, तो हम टू क्रेडिटर ही लिख देते, पेएबल भी लिख सकते हो, एक ही बात है, टू क्रेडिटर 92,000, ठीक है। अच्छा, अब मेटेरियल जो है, क्योंकि WIP हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब WIP में क्या होगा, मेटेरियल इशू होगा, मेटेरियल खरीदने के बाद मेटेरियल का नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेटेरियल को प्रोडक्शन के काम में इशू करना, ठीक है। और जब प्रोडक्शन में डायरेक्ट मेटेरियल इशू होता है, तो एंट्री क्या होता है, सिर्फ कॉस्ट वाले करते हैं, WIP अकाउंट डेबिट टू मेटेरियल, ठीक है, मेटेरियल कंट्रोल, क्योंकि देखो मेटेरियल जब कम होगा तो मेटेरियल कंट्रोल क्रेडिट होगा, जब मेटेरियल आया तो क्या हुआ, मेटेरियल कंट्रोल डेबिट होता है, जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, इसके जगह एसएलसी लिखते हैं, अब यहाँ मेटेरियल दिया है तो मेटेरियल लिख लिया। अच्छा, अब ये कैसे क्लोज होगा वो हम बता रहे हैं, इसका मतलब WIP को क्लोज करने से हमें जो बैलेंस मिलेगा वो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इधर देखो दो अमाउंट है, इधर हम लोग का, अच्छा इधर एक क्रॉस पोस्टिंग नहीं हुआ लग रहा है, हाँ ये 28,000 का क्रॉस पोस्टिंग नहीं हुआ, एक बार मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल में देखो, बाय WIP हम लोगों ने लिखा है 28,000, उसका क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया WIP में, इसमें लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, क्रॉस पोस्टिंग होके ये हो गया मेरा 28,000, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्लोज कर सकते हैं, WIP अकाउंट को क्लोज करते हैं, 1,51 प्लस 9,200 कितना हो जाएगा, 1,60,200, ठीक है, 1,60,200, और माइनस ये कितना आएगा, 2870, माइनस 28,000, माइनस 70,000, माइनस 9,200, 53,000 आ रहा है, ठीक है। अब देखो बैलेंस तो कर ही लोगे, लेकिन बैलेंस को लिखना क्या है वो तो समझना पड़ेगा, तो देखो हम लोग के यहाँ पर WIP में क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है बैलेंस ओपनिंग, ये क्या लिखा हुआ है क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है वेजेस कंट्रोल, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन में जितना डायरेक्ट वेजेस गया, ठीक है। ये लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, मतलब प्रोडक्शन में जितना इनडायरेक्ट खर्चे में फैक्ट्री ओवरहेड गया, ठीक है। लेकिन वेजेस के पहले क्या जाता है, सबसे पहले कौन सा खर्चा जाता है, मेटेरियल, ठीक है, पहले तो मेटेरियल मिलेगा तभी तो लेबर को बुलाएंगे तभी काम होगा, तो यहाँ पर जो मिसिंग है वो कौन सा वाला मिसिंग, मेटेरियल का चार्ज मिसिंग है, मतलब ये जो बैलेंस निकल के आया वो किसको रिलेट करेगा, मेटेरियल को रिलेट करेगा, तो मेटेरियल को जब प्रोडक्शन में इशू करते हैं तो एंट्री क्या होता है, WIP अकाउंट डेबिट टू SLC, मेटेरियल कंट्रोल या SLC, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू मेटेरियल कंट्रोल, क्योंकि मेरा लेजर का नाम यहाँ पर मेटेरियल कंट्रोल है, इसलिए मैंने मेटेरियल कंट्रोल लिख दिया, ये बैलेंस करके जो है इसका नाम ये होगा, हमें कहीं बोला नहीं है, हमें खुद से समझना पड़ेगा कि यहाँ पर फिर मेरा बैलेंसिंग फिगर को हम क्या नाम लिखे, जैसे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर को क्या नाम लिखे, ठीक है। तो ये अब क्रॉस पोस्टिंग करेंगे इधर बाय WI, ठीक है, बाय WIP ये हो जाएगा डायरेक्ट मेटेरियल का जो इशू हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्ट मेटेरियल का कितना हो गया 50,000,
53,000। ठीक है, अब इसको हम लोग क्लोज कर लेते। देखो हम लोग के पास टोटल मेटेरियल हो गया था 1,24,000, जिसमें से 53,000 हम लोगों ने जो है प्रोडक्शन में इशू कर दिया है, तो बाकी हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएगा। इसको हम लोग सिंपल बाय बैलेंस सीडी बोल के लिख देते हैं, मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 53 माइनस 1,24,000, तो ये हो गया 71,000, 1,24,000। ठीक है, तो मेटेरियल कंट्रोल कंप्लीट हो गया, WIP कंप्लीट हो गया, पेबल वाला कंप्लीट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। अब बचा फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल। अच्छा, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल का एक क्रॉस पोस्टिंग होगा जो कि क्वेश्चन में ही गिवन था। WIP अकाउंट में देखो बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल 1,51,000, तो हमें लिखना पड़ेगा 2 WIP, 2 WIP, ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, 2 WIP हो जाएगा हम लोग का 1,51,000। अच्छा, इस एंट्री का मतलब क्या होता है, फिनिश गुड्स कंट्रोल हम लोग का वेयर हाउस की तरह काम करता है। ठीक है, और वो WIP हमारा फैक्ट्री है, तो फिर फैक्ट्री से वेयर हाउस में करेंटली कितना स्टॉक ट्रांसफर हुआ 1,51,000, पहले से इतना था। ठीक है, अभी इतना बचा हुआ है, तो बाकी कहाँ गया होगा, तो बाकी इसका मतलब बेचने के लिए हम लोगों ने लिया होगा। तो अब देखो फिनिश गुड्स के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लग जाता है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,75,000, 1,75,000 माइनस 30,000 मतलब 1,45,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के ये हम लोग का क्लोज हो। ठीक है, तो समझना लेकिन जरूरी है, नहीं तो हम लोग को नहीं समझ में आएगा कि हम लोग बैलेंस का नाम क्या दें। ठीक है, अगर हमें कंसेप्ट नहीं पता होगा तो बैलेंस का नाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ट्रांजैक्शन बोला ही नहीं है, सिर्फ डेटा डेटा दे दिया है। ठीक है, कि WIP इतना जाएगा, ट्रांजैक्शन का नाम तो बोला नहीं कि हम लोग एंट्री रीड कर लेंगे। अच्छा देखो इलस्ट्रेशन 6 क्या बोला है, द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, डिटेल्स दिया है, सेल्स हुआ है 20,000 यूनिट और वैल्यू है 25 लाख। ठीक है, फिर बोल रहा है मेटेरियल 10 लाख, वेजेस 5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड। देखो एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके का होता है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी होता है, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी होता है। तो ये प्रोडक्शन रिलेटेड है, मतलब ये फैक्ट्री में जाना चाहिए। ठीक है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड की तरह काम करेगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिनिश गुड्स है 1230 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा तो देखो इसका मतलब 20,000 सेल हुआ है, लेकिन फिनिश गुड्स है 1230 यूनिट, तो इसका मतलब पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, तभी तो इतना सेल कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में मेटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, गुडविल, राइट ऑफ बोला है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। In the cost records, factory overhead is charged at 100% of wages, administration overhead 10% of factory cost and selling distribution overhead at the rate of 10 per unit। ये क्या बोला है, बोल रहा है कि कॉस्ट बुक वालों ने, कॉस्ट रिकॉर्डिंग का मतलब कॉस्ट बुक में फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कैसे रिकॉर्ड हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा कैसे रिकॉर्ड हुआ है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा कैसे रिकॉर्ड हुआ है, वो हमें बता दिए। प्रिपेयर करने बोला है स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन। अभी हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मतलब पहले हमें फाइनेंस वाला अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाएगा वो दिखाना है। ठीक है, फिर कॉस्ट में यही चीज बनेगा तो कैसे होगा वो दिखाना है, फिर दोनों में जो डिफरेंस आएगा उससे हमें क्या करना है, रिकंसाइल करना है। मतलब बेसिकली जो भी डिटेल्स है उससे मुझे पहले बनाना पड़ेगा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो कि लेजर फॉर्मेट में होगा, जो फाइनेंस वाला बनाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट। ठीक है, जो कि कॉस्ट जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो मेंटेन करते, फिर दोनों का डिफरेंस देख के फिर हम लोग को उसमें चेक करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एक बना सकते हैं, चलो फाइनेंस वाला ही बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम लोग टी शेप में बनाएंगे, जैसे लेजर बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March, for the year ended 31st March। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली ट्रेडिंग पीएल के पैटर्न में बनेगा। सेल्स, सेल्स को कहाँ लिखेंगे, बाई साइड। ठीक है, जैसे हम लोग ट्रेडिंग में सेल्स लिखते हैं वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे।
बाई सेल्स 25 लाख। अच्छा, मेटेरियल 10 लाख टू मेटेरियल खर्चा है, जैसे परचेज लिखते हैं ट्रेडिंग में तो यहाँ पर लिखेंगे टू मेटेरियल, अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, टू परचेज मेटेरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है, डायरेक्ट अगर मेटेरियल नहीं लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टू परचेज मेटेरियल ऐसे भी लिख सकते हैं 10 लाख। अच्छा, इसके बाद बोला है वेजेस 5 लाख टू वेजेस 5, ये सब फाइनेंस वालों का है, ठीक है। कॉस्ट में क्या मतलब अलग है वो नीचे हमें दे दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000, तो ये हम लोग लिख लेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000। ये सब एक्सपेंस पेड वाला है, तभी इनके बुक्स में एंट्री आ रही है, कोई चार्ज या रिकवर वाला एंट्री नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये देखो 2,60,000, ये भी पेड वाला है, तो टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड related to production 2,60,000, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 1,80,000 टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1,80,000। इसके बाद फिनिश गुड्स है, बोल रहा है 1,50,000 का। अच्छा, फिनिश गुड्स किधर लिखेंगे? बाई साइड में, ठीक है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक तो देखो रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, WIP का भी हो सकता है। अभी हमें फिनिश गुड्स मिला है तो वही लिख देते हैं। फिनिश गुड्स का वैल्यू है 1,50,000 और वो जो है वो क्वांटिटी दिया हुआ है कि 1,12,30 का है 1,50,000। 20,000 सेल करने के बाद भी इतना बच गया है क्योंकि पहले 20,000 दिया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर WIP, ये देखो WIP का हमें मिल गया है क्लोजिंग। WIP का मेटेरियल कितना दिया है? 30,000, ठीक है। WIP लेबर दिया है 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड ओवरऑल कितना दे दिया है हम लोग को? 70,000। अच्छा, तो ये लिख लेते हैं WIP बोल के, यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो पूरा एक ही बार में 70,000 लिख देंगे तो भी चलेगा, अगर अलग अलग लिखते हो तो भी चलेगा। इसके नीचे नीचे अलग अलग लिख के भी हम लोग लिख सकते हैं, मैंने एक ही बार में लिख दिया, तुम लोग अलग भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है। अच्छा, गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ जो है ये क्या कॉस्ट वाला एंट्री करेगा? नहीं, सिर्फ फाइनेंस वाला करता है, क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ करना है नहीं करना है ये कभी कॉस्ट आइटम है ही नहीं, ठीक है। कॉस्ट आइटम में सिर्फ प्रोडक्ट के कॉस्ट में क्या ऐड होगा वही हमें देखना है। तो गुडविल राइट ऑफ हो रहा है तो किधर एंट्री होगा? फाइनेंस, इधर होगा, ठीक है। लॉस है, ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये एंट्री फाइनेंस वाले करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ 2 लाख, ये ओनली फाइनेंस वाले करेंगे। ये इस तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट वालों को करना नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, अब लोन लेना है, इंटरेस्ट देना है, इससे कॉस्ट वालों का क्या लेना देना, उनको ये सब में दिमाग नहीं लगाना होता है, तो ये फाइनेंस में एंट्री होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये भी मेरा एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, ठीक है। अच्छा, और बाकी नीचे जो इंफॉर्मेशन है वो बोला है कि कॉस्ट वाला कैसे उसे ले रहा है, ठीक है। तो अभी और हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, इसको हम लोग क्लोज करके चेक करेंगे कि इनके हिसाब से प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी आ रहा है, ठीक है। तो 25 लाख और 1 लाख 26,50,000, मतलब ये 7 और 5 12, 2,10,000 मतलब 27,20,000, 27,20,000, 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। ये बैलेंस करके आ रहा है टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट फाइनेंस वाले के हिसाब से इतना आ गया, ठीक है। अब सेम चीज को हमें कॉस्ट शीट बना के देखना है कि कॉस्ट शीट के हिसाब से कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो कॉस्ट शीट कैसे बनेगा देखो, ये कॉस्ट वाले बनाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स रुपीस, मैंने 2 रुपीस का कॉलम कर लिया, अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो एक ही में कर लिया। अच्छा, तो कॉस्ट वाले का सबसे पहला रिकॉर्डिंग क्या होता है? मेटेरियल का, ठीक है। अच्छा, मेटेरियल का इनका भी जो है इनका भी उतना ही रिकॉर्डिंग है, इनका कुछ अलग है नहीं, ठीक है। तो मेटेरियल का हमें कितना लेना है? 10 लाख,
तो यहाँ पर लिखेंगे मेटेरियल 10 लाख। अच्छा, मेटेरियल के बाद क्या आएगा, ये डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। ठीक है, यही वाला डायरेक्ट वेजेस है। जब तक हमें कुछ नहीं बोला जाता है क्वेश्चन में वेजेस यानी डायरेक्ट वेजेस, अगर इनडायरेक्ट होगा तो अलग से बताएगा। 5 लाख, तो ये हो गया वेजेस। और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो वो लेंगे, अदरवाइज ऐड करके हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहीं कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था, तो दोनों का भी ऐड कर देंगे। ऐड करके हम लोग का आ रहा है 15 लाख। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने से आ जाता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अच्छा प्राइम कॉस्ट। अब क्या लेना है, अब इनडायरेक्ट लेना है। इनडायरेक्ट का सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले फैक्ट्री में काम होगा, उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखो दिख रहा है हम लोग को दे दिया 4,50,000, लेकिन ये नहीं ले सकते क्योंकि हमें बोला है कि कॉस्ट वाले कुछ अलग तरीके से इसको कैलकुलेट किए हैं। तो कॉस्ट वालों ने फैक्ट्री ओवरहेड कैसे लिया है, बोल रहा है कि 100% ऑफ वेजेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जितना वेजेस है, ऑफ मतलब इनटू, तो 100% ऑफ वेजेस का वैल्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एट फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वेजेस कितना था, 5 लाख। ठीक है, इंटू 100%, मैंने एल लिखा है, ठीक है जगह कम हो रहा है। 5 लाख इंटू 100% तो कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो जाने पे हमें मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे ये प्राइम कॉस्ट हो जाता है वैसे ये फैक्ट्री कॉस्ट होता है। इसको लिखो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हमें कुछ एडजस्ट करना हो, एडजस्ट करने के बाद आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ये हो गया 20, ये हो गया मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, अब फैक्ट्री में क्या एडजस्ट होता है, देखो जैसे ही फैक्ट्री का काम स्टार्ट हुआ, अगर प्रीवियसली कोई WIP है तो उसको हम लोग चाहेंगे कि उसको फिनिश गुड्स बनाए। तो प्रीवियसली WIP वाला अगर कोई आइटम है तो वो यहाँ पर ऐड होना चाहिए। तो हम लोग एक बार ऐड करते हैं ओपनिंग WIP, जो कि शायद क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन एक बार फॉर्मेट के लिए मैंने लिखवा दिया था कि याद आ जाए कि कॉस्ट शीट में हमें कैसे करना चाहिए। देखो ओपनिंग WIP नहीं था, मतलब पिछले साल का आधा अधूरा कोई भी स्टॉक नहीं था जिसको इस साल हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर होता तो हम लोग उसको ऐड करते। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग WIP है, क्वेश्चन हमें क्लोजिंग WIP दिया है, तो क्लोजिंग WIP को माइनस करेंगे। क्यों माइनस क्यों किया जाता है, क्योंकि वो जो है वो तो फिनिश गुड्स बनेगा नहीं। हमें तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, कितना मेरा फिनिश गुड्स बन रहा है। तो क्लोजिंग WIP मतलब जो सेमी फिनिश गुड्स है इस बार का, तो वो मुझे लेस कर देना पड़ेगा। मतलब 20 लाख के खर्चे में जो मेरा आधा अधूरा बना हुआ खर्चा है स्टॉक का, वो मुझे लेस करना है। तो मुझे क्या मिलेगा, कंप्लीटेड गुड्स का कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना होगा, हाँ 70,000 दिया है, और वही लेना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट वालों ने कैसे दूसरा कुछ लिया है ऐसा हमें बोला नहीं है। तो फिर हम लोग जो है वही ले लेंगे 70,000। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस करके आ जाता है 19,30,000। और इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम लोगों ने खर्चा 20 लाख ही किया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 19,30,000 के एक्सपेंस से हम लोग का कंप्लीट गुड्स बना है। इसीलिए इसको हटा दिया, क्योंकि हमें फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालना है, WIP का नहीं निकालना है। तो ये माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने से जो निकल के आएगा इसका नाम हम लोग देंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए उसको ग्रॉस लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट हो तो करना पड़ेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला था रिलेटेड टू प्रोडक्शन, देखो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ब्रैकेट में दिया था रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो फैक्ट्री के बाद वो आ जाता है। ठीक है, लेकिन 2,60,000 नहीं आएगा। हम लोग को यहाँ पर बोला है कैसे लेना है, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पर ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट फिर कौन सा लेना पड़ेगा, नेट वाला ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही तो मेरा एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट है। क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा उसी पे लगाएंगे ना जो फिनिश गुड्स बनाए, जो फिनिश गुड्स नहीं है, क्योंकि इसमें तो फिनिश गुड्स वाला खर्चा भी इंक्लूडेड है और WIP वाला भी इंक्लूडेड है। मुझे लेना है एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन किस पे लगेगा, ऑब्वियसली सिर्फ फिनिश गुड। तो मुझे इसमें से WIP तो मैंने हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 19,30,000 पे ही लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 10% के अकॉर्डिंग 1,93,000। टोटल करने से आ जाता है 21 लाख आ रहा है, 21,23,000। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
यही मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसको लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाकी बात एक ही है, प्रोडक्शन कॉस्ट की टोटल प्रोडक्शन करने का इतना खर्चा हो गया, ठीक है, ये प्रोडक्शन करने का होता है। अब अगर मेरे पास प्रीवियसली कोई फिनिश गुड्स का स्टॉक है तो वो भी हम इस बार सेल करना चाहेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को करना चाहिए ऐड, अगर कुछ है तो, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन में मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था, नहीं था, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मुझे लेस कर देना है, क्योंकि हम लोग इस बार जो है, जो भी मेरा फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएगा वो तो मेरा प्रॉफिट नहीं जनरेट करेगा, मुझे तो यहाँ पर पूरा प्रॉफिट लॉस भी दिखाना है, तो वो मुझे लेस कर देना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था, क्वांटिटी देखो 1230 था, ठीक है, क्वांटिटी 1230 था, और वैल्यू फाइनेंस के हिसाब से तो 150 था, लेकिन कॉस्ट वालों के हिसाब से कितना होगा, क्या उन्होंने कुछ हमें स्पेसिफिकली बोल दिया है? नहीं, कुछ नहीं बोला है, ठीक है, लेकिन हम लोग को तो अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो हमें कितने यूनिट का निकालना पड़ेगा, 1230 यूनिट का, ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग का एक्सपेंस निकल के आया है 21,23,000 का, जो हम लोगों ने एक्सपेंस किया है, ये कितने सारे स्टॉक पे किया है, मतलब कितने फिनिश गुड्स पे किया है? हाँ, 21,230। कैसे देखो, क्योंकि हमारे पास अगर सेल करने के लिए 20,000 अवेलेबल था और उसके बाद भी हमारे पास सेल करने के बाद भी इतना बच रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ था, 20,000 प्लस 1230, इसमें से ये हम लोगों ने कर दिया है सेल, और ये मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, तो मेरा टोटल प्रोडक्शन हुआ था इतना, ठीक है, 21,230 मेरा टोटल प्रोडक्शन है, और ये टोटल प्रोडक्शन करने के लिए मेरा एक्सपेंस कितना हुआ है, 21,23,000, तो ये डिवाइडेड बाई 21,230 हो जाएगा, ठीक है, तो अगर 21 लाख, मतलब ये बेसिकली 10 रुपीज करके हो रहा है, शायद 10 या 100 हो रहा है, 100 हो रहा है, ठीक है, मतलब 100 पर यूनिट करके है, तो फिर 1230 यूनिट का वैल्यू जो होगा वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो कितना हो जा रहा है, 1 लाख, एक बार नंबर भी कर दूंगी तो फिर 1 2 3 4 ऊपर कितना हो रहा है, 1,23,000, ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, माइनस करने से कितना आएगा, 20 लाख, ठीक है, अब देखो 20 लाख का स्टॉक हम लोग बेच सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब सीओजीएस, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब इसमें क्या ऐड होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना लेने बोला था, देखो कॉस्ट वालों ने बोला है कि वो लोग लेते हैं 10 पर यूनिट सोल्ड, तो कितना यूनिट सोल्ड हुआ है, 20,000, तो 20,000 इंटू 10, जितना सोल्ड होगा उतने पे ही एडवर्टाइजमेंट ये सब तरीके का खर्चा लग सकता है, ठीक है, इसलिए यूनिट सोल्ड के ऊपर ही ये हमेशा होता है, और ये हो गया मेरा 22 लाख, ठीक है, 22 लाख। अब इसमें मुझे ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें क्या ऐड करना है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, और उसमें से सेल्स, तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, वहां जगह खत्म हो गया, ये साइड में दिखा देते हैं, एक ही लाइन तो बचा है, ये साइड में दिखा देते, ठीक है, यहाँ पर इसके बाद अगर तुम लोग का जगह है, इसके बाद तुम लोग को ऐड करना है इस तरीके से प्रॉफिट, ठीक है, फिर नीचे लिखना है सेल्स वैल्यू, ठीक है, और सेल्स वैल्यू हमें दे दिया है, देखो सेल्स वैल्यू तो कॉस्ट वालों का भी जो होगा फाइनेंस वालों का, सेल्स वैल्यू तो अलग नहीं होता है, उन्होंने बताया कितने में सेल हुआ है, 25 लाख, तो फिर प्रॉफिट हम लोग का कैसे करके आएगा, बैलेंस करके आएगा, तो 25 लाख और 22 लाख का डिफरेंस जितना होगा उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा, कितना हुआ, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख। अब इनके हिसाब से देखो कितना था, 1,10,000, अब सेम चीज का प्रॉफिट ये लोग बोल रहे हैं 3 लाख, ठीक है, अब ऐसा डिफरेंसेस क्यों आया है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो इन्होंने भी मेटेरियल 10 लाख का बुक किया है, इन्होंने भी मेटेरियल 10 लाख का बुक किया है, तो मेटेरियल के लिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इनके हिसाब से वेजेस 5 लाख, इनके हिसाब से भी वेजेस 5 लाख, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये बोल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000, इन्होंने बोला है 5 लाख, तो रीजन फॉर डिफरेंस एक क्या हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, तो यहाँ पर देखो फैक्ट्री ओवरहेड
जो है ये डिफरेंस का रीजन हो गया। क्यों? क्योंकि एक ने लगाया है 4,50,000, दूसरे ने बोला है 5,00,000। अच्छा, इसके बाद ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ये सब कंपेयर करने का जरूरत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये तो मेरा एडिशन है। क्या हम लोग प्राइम कॉस्ट को कंपेयर कर पाएंगे? क्योंकि वहां तो लिखा ही नहीं है। हमें इंडिविजुअली वो सारे अमाउंट देखना है जो दोनों ने रिकॉर्ड किया है। तो ये तो मेरा टोटल है, इसको नहीं देखना है। ठीक है, ये 3 आइटम देख लिया। इसके बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है नहीं क्वेश्चन में। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इन्होंने 70,000 बुक किया है, इन्होंने भी 70 बुक किया है, तो डिफरेंस का कोई रीजन नहीं। अच्छा, फिर ये टोटल है, इसको नहीं देखना है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1,93,000, इनका देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2,60,000, फिर से एक रीजन निकल के आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दोनों ने अलग अलग चार्ज किया है तो डिफरेंस तो दिखेगा ही। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये टोटल है, इसको नहीं देखना है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स देखो, यहाँ 1,23,000 रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ पर कितना रिकॉर्ड हुआ है? 1,50,000। तो फिनिश गुड्स जो है ये दूसरा रीजन होता है। ये 3 रीजन निकल के आ गया। अच्छा, इसके बाद फिर से टोटल है, छोड़ दो। फिर यहाँ पर बोला है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 2,00,000 और इनके हिसाब से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 1,80,000, फिर से डिफरेंस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इनका कॉस्ट ऑफ सेल्स, अच्छा इनका प्रॉफिट, बस ये प्रॉफिट ही तो डिफरेंस देखना है। बाकी 25,00,000 सेल इनका भी है, 25,00,000 सेल इनका है। मतलब टोटल कितने सारे रीजन निकल के आ रहे हैं? 4। ठीक है, 4 रीजन को हमें यहाँ पर रिकंसाइल करना है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने लिखने के लिए लिख लिया। अब हम लोग को स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन जो है स्टेटमेंट फॉर्मेट में होगा, जैसे कभी हम लोग बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते थे वैसे ही होगा। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर एक रुपीस का कॉलम, यहाँ पर एक रुपीस का कॉलम। अच्छा, यहाँ पर, अच्छा हमें स्टार्टिंग पॉइंट कोई एक रखना होता है। देखो इस तरीके के स्टेटमेंट में हमें प्रिपेयर कैसे करना पड़ता है। देखो हम लोग को कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। हमारे पास दोनों पॉइंट पॉइंट यानी दोनों तरीके का प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट। ठीक है, अगर हम लोग कॉस्ट को स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे तो फाइनेंस में पहुंचना है, फाइनेंस को स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे तो कॉस्ट में पहुंचना है। अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिकली बोलेगा तो वो फॉलो करना पड़ेगा। बोल रहा है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। हमें कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं बोला है, बोला है दोनों को रिकंसाइल करो। ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट है 3,00,000। ठीक है, तो हम लोग कौन से कॉलम में लिखेंगे? ये इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने ना प्लस कॉलम ले लिया है, मान लो ये मैंने, अच्छा ठीक है ये आउटर में रहने तो ये एडजस्ट करके लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आउटर में लिखा। ठीक है, जो जब भी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे आउटर वाले कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पर ऐड बोल के कुछ स्पेस रख देंगे और लेस बोल के कुछ स्पेस रख देंगे रिकंसाइल करने के लिए। अब देखो रिकंसाइल करने का जो है सबसे सिंपल सिस्टम देखो क्या है। अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट रखा है, ठीक है, तो हम लोग को अपना थिंकिंग हमेशा कैसे रखना है, हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, जिससे तुम लोग इजीली कर पाओगे। तो हम लोग को फाइनेंस बुक के हिसाब से सारे इंपैक्ट को सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग फाइनेंस बुक के हिसाब से सोचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिकंसाइल हो जाएगा। एक क्वेश्चन करने से समझ में आएगा हम बोल क्या रहे हैं। देखो मुझे बताना है, तुम लोग मुझे ये बताओ कि फाइनेंस बुक में क्या इंपैक्ट आ रहा है इस चीज का। जैसे कि हम एक एग्जांपल मतलब पहला वाला लेते हैं। देखो फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या था, इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड कितना बुक किया? 5,00,000। हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट वालों ने क्या बोला? 5,00,000। ठीक है, और फाइनेंस वालों ने क्या बोला? पीछे देख 4,50,000। ठीक है 4.5। ठीक है 4,50,000 बोला। अच्छा मैंने क्या बोला, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट रखा है मुझे सिर्फ फाइनेंस पे इम्पैक्ट देखना है। अच्छा पहला बात है कि दोनों में डिफरेंस कितने का है? 50,000। ठीक है, दोनों में डिफरेंस 50,000 का है। अच्छा मुझे फाइनेंस की तरह सोचना है, तो फाइनेंस वालों, ये आइटम क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, फाइनेंस वालों ने एक्सपेंस कम दिखाया कि ज्यादा दिखाया? कम दिखाया, तो उनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? ज्यादा। ठीक है, ज्यादा, तो फिर मुझे क्या करना है? ऐड करना है। हाँ ज्यादा दिखेगा ना, खर्चा कम दिखा है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। इसने 5,00,000 का खर्चा दिखाया, इसने 4,50,000 का दिखाया। तो अगर मान लो 10,00,000 का इनकम होता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो कॉस्ट बुक वाले का प्रॉफिट कितना दिखेगा? देखो हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लो यहाँ पर प्रॉफिट है, इनकम है 7,00,000। ठीक है, और किसी ने खर्चा दिखाया 5,00,000, तो उसका प्रॉफिट कितना दिखेगा?
लेकिन यही इसका भी 7 लाख है, लेकिन इसने दिखाया है 4.5 लाख, तो इनका कितना दिखेगा? 2.5 लाख। तो अगर खर्चा कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट ऑब्वियसली क्या दिखेगा? ज्यादा दिखेगा। बस मुझे वही इम्पैक्ट समझाना है तुम लोग को कि अगर मेरा फाइनेंस बुक, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक है तो मुझे प्रॉफिट का इम्पैक्ट फाइनेंस बुक के हिसाब से सोचना है, तो मेरा रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक होते जाएगा। ठीक है, मुझे ये देखना है कि ये आइटम क्या है जिससे डिफरेंस आया था, तो आइटम एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस फाइनेंस वालों ने क्या किया है? कम दिखाया है कंपेयर टू कॉस्ट, तो फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि उसने खर्चा कम दिखाया है। तो इसका मतलब 50,000 मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट में एक बार लिख देते हैं, 50,000 मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे? यहाँ ऐड वाले कॉलम में लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 5 लाख माइनस 4 लाख 50, कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, अच्छा जब लिख रहे हैं तब, लेकिन लिखने के टाइम पे हम लोग कैसे लिख रहे हैं? ओवर एब्सॉर्ब लिखे हैं, ज्यादा एब्सॉर्प्शन हुआ है। ज्यादा एब्सॉर्प्शन का हुआ है कॉस्ट में हुआ है, लेकिन क्योंकि मेरा कॉस्ट बुक जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, तो लिखने के टाइम पे मुझे उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। लेकिन ये एक ट्रिक है जिससे हमें ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, हम लोग उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन तो वहीं पर प्रॉब्लम होता है ना कि ऐड करे कि लेस करे। ठीक है, तो लेकिन जब लिखेंगे स्टेटमेंट तो मुझे जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बेसिस पे स्टेटमेंट मुझे लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट मेरा ये वाला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो मेरा डिफरेंस का रीजन कौन था? नेक्स्ट था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब देखो कॉस्ट वालों ने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या लगाया, फाइनेंस वालों ने। कॉस्ट वाले का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 1,93,000 और फाइनेंस वाले का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, हाँ, 2,60,000। अच्छा ये हो गया 2,60,000। ठीक है, अच्छा अब ये भी तो एक्सपेंस आइटम है। अब मेरा मुझे क्या सोचना है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक है तो मुझे फाइनेंस की तरह ही सोचना है। तो फाइनेंस वालों ने खर्चा क्या दिखा दिया? ज्यादा दिखा दिया। तो अगर एक्सपेंस इन्होंने ज्यादा दिखाया तो इनका प्रॉफिट क्या हो गया? कम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, लेकिन जब लिखेंगे तो मुझे कॉस्ट बुक की तरह लिखना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब, कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, और लिखना है लेस पे। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अच्छा डिफरेंस कितने का है वो तो माइनस करने से ही पता चलेगा। माइनस करो 193 और 2,60,000, 67,000। ठीक है, 67,000 मुझे लेस करना है। ठीक है, तो लेस वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब 2,60,000 माइनस 193, तो ये 67,000 आ रहा है। इनर कॉलम में लिखेंगे, लास्ट में सारी चीजों को एडजस्ट करके आउटर में से। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो गया। अब फिनिश गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड्स कंट्रोल जो है, फिनिश गुड्स का स्टॉक देखते हैं इसमें क्या बोला है। फिनिश गुड्स जो है कॉस्ट वालों ने क्या रिकॉर्ड किया है, फाइनेंस वालों ने क्या रिकॉर्ड किया है? फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स ये वाला था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, नहीं ये तो मेरा सिमिलर हुआ था, ये वाला था है ना। हाँ ये इन्होंने क्या है 1,23,000 और फाइनेंस वालों का कितना था? अच्छा 1,50,000। ठीक है, ये क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट क्या होता है उसके लिए हमें थोड़ा सा अकाउंट्स पता होना चाहिए। देखो हम एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर 100 रुपए का, ये मान लो एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे, ट्रेडिंग पीएल। ठीक है, यहाँ पर 100 एक्सपेंस है, यहाँ पर मैंने रख दिया 200 जो है सेल, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक रख दिया है 100। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 200। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ये 100 है, मैंने यहाँ पर सेल 200, ये दोनों आइटम को फिक्स कर लिया। अब मैंने क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया? 50 दिखा दिया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 150। तो क्लोजिंग स्टॉक जब 100 था तो प्रॉफिट कितना था? 200। क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया। मतलब क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन क्या है? जैसे देखो एक्सपेंस था तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर रहे थे कि एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट कम, एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट ज्यादा। मतलब
रेसिप्रोकल रिलेशनशिप और क्लोजिंग स्टॉक के साथ रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल है। देखो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा, जिसका क्लोजिंग स्टॉक जितना कम उसका प्रॉफिट उतना कम। क्लोजिंग स्टॉक प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट के साथ काम करेगा, ठीक है, ये वाला याद रखना है। और ओपनिंग स्टॉक जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, ओपनिंग स्टॉक इसका ऑपोजिट होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर मान लो 200 और 100 मैंने फिक्स कर दिया, ये हो गया 300। मैंने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है 100, तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 200, ठीक है। अब देखो मैंने इधर 200 और 100 को फिक्स कर दिया और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर मान लो मैंने रख दिया है 50, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया मेरा 250, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक जितना है, ओपनिंग स्टॉक 100 तो प्रॉफिट 200, ओपनिंग स्टॉक 50 तो प्रॉफिट कितना हो गया 250। मतलब ऑपोजिट, देखो ओपनिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग ये चीज एक बार लिख लो कि प्रॉफिट का रिलेशन ओपनिंग स्टॉक के साथ रेसिप्रोकल है और प्रॉफिट का रिलेशन क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रोपोर्शनल होता है। जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा, जिसका क्लोजिंग स्टॉक कम उसका प्रॉफिट कम, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये तो समझ में आ गया। बस एक लाइन जिस्ट तुम लोग उसका लिख लो अपने हिसाब से, ऐसे लिखने से भी होगा। यहाँ पर दिखा देते हैं लिख के, ऐसे लिख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल विथ प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक प्रोपोर्शनल विथ प्रॉफिट, ठीक है। बस ये याद रहेगा तो हो जाएगा। अब हम लोग एक बार, अच्छा वो मैंने मिटा दिया, चलो फिर से एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर कॉस्ट वालों के हिसाब से फिनिश गुड्स क्या है 1,23,000 और फाइनेंस वालों के हिसाब से था 1,50,000, ठीक है। तो मुझे इम्पैक्ट कैसे सोचना है, फाइनेंस के हिसाब से। तो कंपेयर करते हैं किसका स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ फाइनेंस वालों का, ये फाइनेंस बुक होगा, सॉरी, हाँ फाइनेंस वालों का। तो फिर इसका मतलब इनका अगर स्टॉक ज्यादा है तो इनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ज्यादा है प्रॉफिट ज्यादा, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं तो फिर हम लोग क्योंकि कॉस्ट के हिसाब से लिख रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मतलब इसके हिसाब से लिख रहे हैं ना हम लोग, जब भी लिख रहे हैं तब क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। करना क्या है, ऐड करना है। क्यों, क्योंकि मुझे फाइनेंस का इंपैक्ट देखना है क्या होगा, ठीक है। मतलब ऐड या लेस करना है वो इस पे डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और हमें जब लिखना है तो कैसे लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कॉस्ट बुक है। अगर स्टार्टिंग मेरा फाइनेंस होता तो लिखना इसके तरफ से होता और इसके तरफ से हमें जो है प्लस माइनस दिखाना पड़ता, ठीक है। तो लिखो ऐड होगा। अच्छा डिफरेंस भी तो निकालो, 1,50,000 और 1,23,000 अमाउंट कितना आ रहा है, 27,000, ठीक है 27,000। अच्छा ऐड में लिखना पड़ेगा, लिखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओवर अंडर नहीं लिखना चाहते हो तो ये भी एक सेफ लाइन है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये ओवर एब्सॉर्ब अंडर एब्सॉर्ब भी नहीं लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हो डिफरेंस इन फैक्ट्री ओवरहेड। अगर ऑन दैट मोमेंट दिमाग में मतलब ज्यादा लग रहा है कि हाँ मेरा ज्यादा टाइम चला जा रहा है, उतना सोचने का मौका नहीं है, तो फिर डिफरेंस बोल के भी लिख के चला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का माइनस करके आ जा रहा है 27,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,50,000 और 1,23,000, 27,000 ये ऐड हो गया, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक वाला हम लोगों ने समझ लिया फिनिश गुड्स का। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो एक्सपेंस था, इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इनके हिसाब से 2 लाख है और इनके हिसाब से है, हाँ 1,80,000, ठीक है। तो फाइनेंस बुक के हिसाब से 1,80,000 है और कॉस्ट वालों के हिसाब से है 2 लाख, ठीक है। तो फिर फाइनेंस वालों ने कम दिखा रखा है तो इनका प्रॉफिट क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा।
कितने से, इन दोनों का डिफरेंस 20,000, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20,000 से ऐड करना पड़ेगा, पहले ये डिसाइड कर लिया। अब लैंग्वेज को देख लेते हैं क्या लिखना पड़ेगा। तो देखो इन्होंने क्या किया है, ज्यादा चार्ज किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब, ओवर एब्सॉर्ब 2 लाख माइनस 1 लाख 20,000। और कोई डिफरेंस का रीजन कंपेयर करके तो हमें नहीं मिला, लेकिन और भी कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि ऐसे एक्सपेंसेस जो सिर्फ फाइनेंस वालों ने रिकॉर्ड किया है बट कॉस्ट वालों ने नहीं किया, उसकी वजह से भी तो प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा। जैसे इन्होंने ये खर्चा एक्स्ट्रा दिखा रखा है, ये खर्चा एक्स्ट्रा दिखा रखा है जो उन्होंने दिखाया नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने अगर एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा दिखा रखा है तो फिर मुझे क्या देखना है, कॉस्ट बुक में ऐसा 0 एक्सपेंस है, लेकिन फाइनेंस बुक में ऐसा एक एक्सपेंस है जो कि 2 लाख का है। तो फिर इन्होंने अगर 2 लाख का एक्सपेंस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कम। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन इनका 0 है, इनका कितना है 20,000, तो फिर इनका प्रॉफिट उसके लिए भी क्या दिख रहा होगा, कम। तो दोनों केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब ये मुझे दोनों माइनस में लिखना पड़ेगा। तो पहले हम अमाउंट को यहाँ लिख देते हैं, फिर माइनस में लिखेंगे और लैंग्वेज भी बताते हैं क्या होगा, 2 लाख और ये 20,000, ठीक है। लैंग्वेज क्या होगा कि ऐसा एक्सपेंस है, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंस बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंस बुक। तो ये 2 लाख का 2 लाख ही आ जाएगा, डिफरेंस करेंगे तो 2 लाख ही आएगा ना, 0 और 2 लाख का डिफरेंस 2 लाख। और इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंस बुक, तो ये हो गया 20,000, ठीक है। और कोई डिफरेंस का रीजन नहीं है। अब ये सबको जब हम लोग टोटल करके एडजस्ट करेंगे तो हम लोग का क्या होना चाहिए, आंसर जो है वो आना चाहिए फाइनेंस वाले का जो प्रॉफिट था वो, ठीक है। तो हम लोग पहले ऐड आइटम को इधर ऐड कर लेते हैं, 50 प्लस 20 ये हो गया 67, ठीक है। आउटर कॉलम में लेके चले गए 67। अच्छा 3 लाख में 67, अच्छा ये 67 हो रहा है, हाँ 67, ठीक है। अच्छा अब ये 67, 2 लाख और 20, मतलब 2 लाख 90, ये 97 आ रहा है ना, 5 7 8, हाँ हाँ ये 97, मैंने 67 97। अच्छा फिर ये हो गया 67, 2 लाख और ये हो गया 6 7 2 लाख 87 शायद ये वाला, ये नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। ये लेस है तो ये नेगेटिव होगा, ये सब नेगेटिव है, सारे नेगेटिव को ऐड कर लिया फिर ये नेगेटिव हो गया। अच्छा 287 नेगेटिव और 97 पॉजिटिव, देखते हैं कितना आता है। 287, एक काम करते इधर से करते, 3 लाख 97 माइनस 2 लाख 87, ये आसान रहेगा। 3 लाख 97, 2 लाख 87, 1,10,000। और ये मेरा कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए, ये प्रॉफिट हाँ फाइनेंस के साथ मैच होना चाहिए। तो एक बार चेक करो हुआ कि नहीं, हो गया 1,10,000। लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, ठीक है। तो रिकंसाइल करना आसान है, पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा खुद से कि क्या क्या डिफरेंस का रीजन है, उसके बाद हम लोग कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा तो वो, नहीं करेगा तो अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज को सेट करना है। और फाइनेंस बुक मतलब यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट के हिसाब से हमें इम्पैक्ट देखना है कि उसमें इम्पैक्ट क्या देखना है कि इस ये रीजन से प्रॉफिट इसमें कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और उस हिसाब से लिखते जाना, ठीक है। ये वाला तो समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग इलास्ट्रेशन 7 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट लेजर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। कॉस्ट लेजर से लिया गया है, बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस, स्टोर, स्टोर यानी मेटेरियल का बात हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस, परचेज, ट्रांसफर फ्रॉम WIP इशू टू WIP इशू टू रिपेयर्स मेंटेनेंस, होल्ड एज स्पेशल केस एट कॉस्ट, शॉर्टेज इन द ईयर, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं क्या बोला है। WIP में ओपनिंग, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज, ओवरहेड कॉस्ट चार्ज, क्लोजिंग बैलेंस, फिनिश्ड प्रोडक्ट, एंटर आउटपुट सोल्ड 10% प्रॉफिट में। अच्छा फिर बोल रहा है
फ्रॉम WIP ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम WIP, अदर्स में वेजेस फॉर द पीरियड ओवर इट। अच्छा, करने क्या बोला है देखते हैं। एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस पर फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट एंड रिकंसाइल देम। अच्छा, यहाँ भी सेम चीज ही बोला है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें डेटा पूरा नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग को वहां पर मिल रहा था, पूरा डेटा हमें दे दिया था। देखो क्या डेटा दिया था, जो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर लिया था, डायरेक्टली यहाँ पर पुट किया था। लेकिन यहाँ पर सब डेटा ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते। देखो वर्क इन प्रोग्रेस का डेटा नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस पे क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो बोला है, मतलब हम लोग को खुद से डेटा पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टेप करना पड़ेगा, ये वाला, ये स्टेप, ये स्टेप, आफ्टर दैट ये रिकंसिलिएशन का स्टेप, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फुल डेटा अवेलेबल नहीं है, ट्रांजैक्शंस को दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले अगर मुझे मेटेरियल का डेटा पता करना है कि मैंने कितना मेटेरियल यूज किया है, तो मुझे ये पूरे डेटा को क्या करना पड़ेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एंट्री पास करना पड़ेगा ये सारे ट्रांजैक्शन का। तो एक तो बनेगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो पहले वो लिख लेते हैं जो जो अकाउंट बनना चाहिए। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कम से कम 8 लाइन का हो जाता है, तो इतना बड़ा तो चाहिए होगा, मेरा इतने में हो जाएगा। स्टोर लेजर कंट्रोल, अच्छा उसके बाद दिया हुआ था WIP दिया हुआ है, और वेजेस का भी नीचे दिया हुआ है, देखो वेजेस का भी दिया हुआ है WIP, तो वेजेस WIP सभी ओपन करना पड़ेगा। चलो WIP कर लेते हैं, WIP कंट्रोल, WIP कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग WIP के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट बोला है, तो हम लोग को कौन सा करना चाहिए, WIP के बाद हम लोग फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। फिनिश गुड्स में बोला है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का डिटेल्स दिया हुआ है, एंटायर इतने इतने में सेल हुआ है, एक वेजेस दिया, एक ओवरहेड। देखो एक प्रोडक्शन ओवरहेड तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक WIP, एक वेजेस कंट्रोल कर लेते, क्योंकि नीचे वेजेस का डिटेल्स दिख रहा है। एक वेजेस कंट्रोल ये छोटे से जगह में हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया वेजेस कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, और WIP कर लिया, और एक फैक्ट्री ओवरहेड बना लिया, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। फिनिश गुड्स भी बना सकते हैं, बना लेते हैं, अगर चाहिए होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिनिश गुड्स कंट्रोल, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से पुट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर पूरा मेटेरियल का डिटेल्स दिया हुआ है, देखो ओपनिंग बैलेंस मतलब किधर लिखना पड़ेगा, डेबिट टू बैलेंस BD 15,000, टू बैलेंस BD 15,000। अच्छा, इसके बाद परचेज बोला है। अच्छा, पहले ये सोचना है कि ये इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड है, क्योंकि रिकंसिलिएशन करने बोल रहा है, तो फिर क्या होगा, नॉन इंटीग्रेटेड। रिकंसाइल तो तब होगा दोनों का अलग अलग बुक्स बनेगा, है ना। तो फिर परचेज अगर रॉ मटेरियल होगा तो फिर कॉस्ट वाला जो एंट्री करेगा वही हमें लिखना पड़ेगा, हमें तो मिक्सड अप करके लिखना नहीं पड़ेगा। क्या एंट्री होगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC या फिर GLA, ठीक है, CLC या फिर GLA। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू CLC लिखते थे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है, कितना हो जाएगा परचेज का एंट्री 80,000। ये कौन सा वाला एंट्री है, ये जो सिर्फ कॉस्ट बुक वाले करते हैं, है ना। नॉर्मल एंट्री क्या होता है, परचेज टू क्रेडिटर या कैश या बैंक। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में क्या सीखा था, परचेज की जगह ये लोग लिखते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल, लेकिन ये तो पर्सनल अकाउंट है, ये लोग यूज नहीं करते हैं, ना तो रियल अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये पर्सनल है, तो इसके जगह एक डमी अकाउंट यूज करते हैं, GLA या फिर CLC, जो भी लिखोगे एक ही बात है। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू CLC। तो जब भी एंट्री करेंगे तो हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हम लोग का इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड। जब रिकंसाइल करने बोले मतलब इसका अपना अकाउंट था, इसका अपना, दोनों ने मिलके तो किया नहीं होगा, तो अगर मिलके करते तो रिकंसाइल किस चीज का, तो इसका मतलब ये हम लोगों का नॉन इंटीग्रेटेड है, ठीक है। नॉन इंटीग्रेटेड में एंट्री जैसे दोनों अपने हिसाब से करते वैसे हमें करना। ये परचेज का हो गया। ट्रांसफर फ्रॉम WIP मतलब प्रोडक्शन से वापस आ गया,
तो फिर देखो अगर स्टॉक वापस आ रहा है, मेरा मेटेरियल वापस आ रहा है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। और कहाँ से आ रहा है, डब्ल्यूआईपी, फिर डब्ल्यूआईपी को कम कर दो, डब्ल्यूआईपी क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टोर लेजर कंट्रोल में क्या लिखेंगे, टू डब्ल्यूआईपी रिटर्न, ये रिटर्न हो रहा है, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन में इशू होता है तो ही डब्ल्यूआईपी लिखते हैं। अब डब्ल्यूआईपी से वापस आ रहा है मतलब रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन 40,000। ठीक है, अब डब्ल्यूआईपी में इसका क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं। डब्ल्यूआईपी में लिखेंगे बाई स्टोर लेजर कंट्रोल, बाई स्टोर लेजर कंट्रोल ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी 40,000। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, इशू टू डब्ल्यूआईपी। अब बोल रहे प्रोडक्शन में इशू हुआ है तो फिर से स्टोर लेजर कंट्रोल कम हो जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल क्रेडिट होगा, और प्रोडक्शन में जा रहा है तो डब्ल्यूआईपी डेबिट होगा। तो डब्ल्यूआईपी डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल में क्या लिखेंगे, बाई डब्ल्यूआईपी इशू टू प्रोडक्शन। अच्छा, और इसका एम, हाँ 80,000, और इसका क्रॉस पोस्टिंग भी कर लेंगे डब्ल्यूआईपी में। ठीक है, डब्ल्यूआईपी में इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, टू स्टोर लेजर कंट्रोल इशू टू प्रोडक्शन 80,000। अब इशू टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये मैंने लिखवाया था। ठीक है, अलग से रिपेयर मेंटेनेंस में जब जाता है तो फैक्ट्री ओवरहेड को करते हैं डेबिट, और स्टोर, क्योंकि मेटेरियल कम हो रहा है तो मेटेरियल तो क्रेडिट होगा ही। ठीक है, तो टू स्टोर लेजर कंट्रोल होगा, डेबिट कौन हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, हाँ इशू टू रिपेयर, रिपेयर मेंटेनेंस। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 10,000, और इसका क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने एक बनाया है यहाँ पर, टू एसएलसी इशूड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10,000, ये भी क्रॉस पोस्टिंग कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, सोल्ड एज स्पेशल केस एट कॉस्ट, मतलब कुछ मटेरियल इन्होंने सेल कर दिया, तो सेल करने से क्या आएगा इनके पास, देखो नॉर्मल सेल का एंट्री क्या होता है, कैश टू सेल्स। ठीक है, कैश तो हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि ये एक रियल अकाउंट है, तो इसके जगह लिखना पड़ेगा GLA या फिर CLC। ठीक है, और सेल्स जो है वो हमारा सेल होके जा क्या रहा है, नॉमिनल अकाउंट क्या यूज करें, मेटेरियल सेल हो रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल, क्योंकि मेटेरियल जा रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ना, नॉर्मली हम लोग अकाउंट्स में तो टू मेटेरियल बोल के लिखते हैं, चाहे तो हम लोग देखो टू सेल्स के जगह टू मेटेरियल भी लिख सकते हैं कि मैंने मेटेरियल बेच दिया, कैश टू मेटेरियल। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मेटेरियल के जगह क्या लिखेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल। तो स्टोर लेजर कंट्रोल में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बाई, हाँ बाई CLC, बाई CLC सोल्ड, मेटेरियल सोल्ड, मेटेरियल सोल्ड। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू कितना था, 5,000। इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि हम लोग कोई CLC अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग को कोई क्रॉस पोस्टिंग करने का जरूरत नहीं पड़ा। अच्छा, इसके बाद 3,000 बोल रहा है शॉर्टेज इन द ईयर। शॉर्टेज का मतलब मुझे किधर दिखाना चाहिए, पहले देखो मेटेरियल का शॉर्टेज है तो डेबिट इधर आएगा कि क्रेडिट, देखो मेटेरियल का शॉर्टेज मतलब मेटेरियल कम होगा, और जब जब मेटेरियल कम होता है किधर आता है, बाई साइड में। ठीक है, तो मुझे बाई साइड में लिखना है, लेकिन लिखे कैसे, बाई साइड में मुझे कितना अमाउंट यहाँ पर दिखाना है, 3,000। अब मेरा ये जो शॉर्टेज हुआ है इसका रीजन क्या है वो समझना पड़ेगा, क्या एबनॉर्मल रीजन है कि नॉर्मल, जैसे कि चोरी हो गया तो फिर एबनॉर्मल रीजन है, लेकिन ऐसा हुआ कि काम करते करते थोड़ा थोड़ा तो लॉस होता ही है, इसी वजह से शॉर्टेज हो गया। अगर ये नॉर्मल रीजन है तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और अगर ये एबनॉर्मल है तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा, लेकिन पुट तो इधर ही होगा क्योंकि मेटेरियल मेरा कम हो रहा है। अगर हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि नॉर्मल रीजन है तो ये हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करेंगे, तो कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसको कस्टमर से चार्ज करेंगे, मतलब इसको हम लोग फिर फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके फैक्ट्री ओवरहेड कर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टेज।
मतलब ओवरहेड के खर्चे में दिखा दिया, फैक्ट्री ओवरहेड में, मतलब बेसिकली प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड कर दिया। अब ओवरहेड देखो, ओवरहेड 3 तरीके का था, लेकिन मटेरियल का शॉर्टेज कहाँ जाना चाहिए? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं जाएगा, फिर कहाँ जाना चाहिए? फैक्ट्री में। इसीलिए फैक्ट्री में दिखाया। अगर हम लोग इसको मानते हैं कि ये नॉर्मल रीजन से हुआ है, ठीक है, नॉर्मल लॉस से हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो कि एज्यूम नॉर्मल लॉस, एज्यूम नॉर्मल लॉस। और अगर हम लोग ये एजम्पशन लेते कि एबनॉर्मल लॉस है, तो मुझे लिखना पड़ता बाई कॉस्टिंग पीएल। तो मेरा लॉस है, लॉस होने से कहाँ चार्ज होगा? पीएल में चार्ज होगा, तो मुझे लिखना पड़ता बाई कॉस्टिंग पीएल शॉर्टेज। लेकिन अगर हम एजम्पशन लेते हैं कि मेरा नॉर्मल लॉस है, तो मुझे इसे किसी ना किसी ओवरहेड में दे देना चाहिए, तो फिर मैंने फैक्ट्री में ही दिया, क्योंकि मटेरियल रिलेटेड टू फैक्ट्री होना चाहिए, ठीक है। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड में इसे हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्रॉस पोस्टिंग करो, टू एसएलसी शॉर्टेज। এখানে একটু 1 2 করে লিখে দাও না, তাহলে সুবিধা হবে। এই পুরো পেজে লিখতে মানে 1 2, তাহলে আমার দেখতে সুবিধা হবে কোনটা কোনটা। अच्छा, शॉर्टेज कितना हुआ फिर हम लोग का? 3000, ठीक है, हो गया। अब तो देखो ये जितने भी ट्रांजैक्शन थे लाइन बाय लाइन, ये सब हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट डब्ल्यूआईपी में आते हैं। तो डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बोला है 30,000, तो डब्ल्यूआईपी के अकाउंट में जाओ और ओपनिंग में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी 30,000, ठीक है, 30,000। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? देखो नेक्स्ट बोल रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जब चार्ज होता है, ये लेकिन बोला है चार्ज, ठीक है, तो फिर एंट्री क्या होगा? 30,000। तो पहले लेबर कॉस्ट जब पेमेंट होता है तो एंट्री क्या होता है? वेजेस कंट्रोल टू सी एल सी, ठीक है। अब जब चार्ज होता है तो टू वेजेस कंट्रोल होता है। अगर डायरेक्ट लेबर था तो कहां पर जाएगा? डब्ल्यूआईपी, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज, तो फिर एंट्री क्या होगा? डब्ल्यूआईपी टू वेजेस कंट्रोल, ठीक है। तो हम लोग डब्ल्यूआईपी में क्या लिखेंगे? टू वेजेस कंट्रोल। कितना हो जाएगा? 30,000। अब क्योंकि मैंने एक वेजेस कंट्रोल बनाया था, तो यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं बाई डब्ल्यूआईपी। कितना हो जाएगा? 30,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि ओवरहेड कॉस्ट चार्ज, ठीक है, फिर से वही चार्ज, चार्ज मतलब वही रिकवर्ड, एब्सॉर्ब्ड या चार्ज। ओवरहेड कॉस्ट चार्ज बोला है डब्ल्यूआईपी में। अच्छा, डब्ल्यूआईपी में जब ओवरहेड का कॉस्ट चार्ज होगा 1,20,000, तो फिर हम लोग का एंट्री क्या होगा? डब्ल्यूआईपी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। जब इसमें चार्ज होगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो ये तो डेबिट होगा। जब हम लोग खर्चे को डब्ल्यूआईपी में ऐड करें तो उसका खर्चा बढ़ेगा, तो वो तो डेबिट होगा। और टू क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। फैक्ट्री का जो खर्चा हम लोगों ने पे किया, उसको अब हम लोग वर्किंग प्रोग्रेस में चार्ज कर रहे हैं, तो ये डेबिट होगा, ये कम हो जाएगा, जैसे वेजेस कम हुआ था, ये राइट ऑफ हो रहा है। तो डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 1,20,000। और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में, अच्छा, और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में हमें क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा बाई डब्ल्यूआईपी, ठीक है। कितना हो जा रहा है? 1,20,000, ठीक है, ये चार्ज वाला एंट्री हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग को क्या कैसे लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी बोल के डब्ल्यूआईपी में लिख दो 20,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई बैलेंस सीडी, डब्ल्यूआईपी में लिखेंगे हम लोग 20,000। अच्छा, तो ये भी हो गया एंट्री। अब हम लोग फिनिश प्रोडक्ट में आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि एंटायर फिनिश प्रोडक्ट एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब बोल रहा है जितना भी आउटपुट है वो 10% प्रॉफिट लगा के इन्होंने सेल किया है, ठीक है। तो अगर 10% प्रॉफिट लगा के सेल किया है, तो वो तो मेरा फिनिश गुड्स वाले में कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के आएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं सेल किया है तो उसमें प्रॉफिट कितना निकल के आएगा। लेकिन इसमें और भी दो ट्रांजेक्शन बच गया, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वो पॉइंट को डील करेंगे। वेजेस फॉर द पीरियड, टोटल वेजेस बोल रहे हैं 35,000। तो वेजेस पेमेंट का एंट्री क्या होगा? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? CLC। ये टोटल वेजेस है, वेजेस फॉर द पीरियड। तो वेजेस कंट्रोल टू CLC, जैसे वेजेस टू कैश होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? टू
CLC कितना है 35,000। इसमें से देखो मेरा 30,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था एज अ डायरेक्ट वेजेस चार्ज, ठीक है। तो फिर जो बाकी बच गया 5,000 वो क्या था इनडायरेक्ट वेजेस, क्योंकि टोटल देखो डायरेक्ट वेजेस का पेमेंट का एंट्री भी वेजेस कंट्रोल टू CLC और डायरेक्ट वाले का भी यही, इनडायरेक्ट वाले का भी यही। लेकिन जब चार्ज होगा तो डायरेक्ट वाला हो जाएगा ऐसे WIP टू वेजेस कंट्रोल, ये डायरेक्ट वाला चार्ज होगा। और जब इनडायरेक्ट वाला चार्ज होगा तो भी वेजेस कंट्रोल होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट मतलब तो ओवरहेड होगा ना, तो यहाँ पर जो 5,000 है इसका मतलब बचा हुआ अमाउंट फिर किस चीज का होगा इनडायरेक्ट का होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ये हो गया इनडायरेक्ट वेजेस 5,000। अब जैसे ही ये फैक्ट्री ओवरहेड लिखा तो फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाके इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा टू वेजेस कंट्रोल को, टू वेजेस कंट्रोल कितना हो जाएगा 5,000। अच्छा ठीक है, अब हम लोग ये वाला एंट्री किया मैंने फैक्ट्री ओवरहेड में 1,20,000, ये वाला क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया हम लोगों ने। WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में टू WIP बोल के नहीं लिखा है देखो, या फिर मैंने नहीं लिखा है? नहीं ये लिखा है तो बाई WIP, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन फिर क्या छूट गया मुझे, तो कुछ तो छूटा नहीं। हाँ अब देखो यहाँ पर ओवरहेड का एक्सपेंस, हाँ ये वाला बाकी है ओवरहेड का एक्सपेंस, इसका एंट्री क्या होगा, ये तो पेड वाला एंट्री है ना, तो ओवरहेड का एक्सपेंस क्या हो जाएगा ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। टू क्या हो जाएगा CLC, ठीक है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल मतलब ये क्या हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड ही तो हम लोग के पास, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। नॉर्मल इसका एंट्री क्या होना चाहिए था एक्सपेंस टू कैश, ठीक है। तो हम लोग कैश तो लिख नहीं सकते, उसके जगह CLC और यहाँ पर एक्सपेंस का नाम दे देंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग क्या लिखेंगे टू CLC बोल के 1,25,000 ये। अच्छा ये इधर ही लिखते, यहाँ लिखते हैं, मेरा ऊपर जगह मैंने रखा था टू CLC, यहाँ पर हो जाएगा पेड, ठीक है। ये पेमेंट का एंट्री है, कितना है 1,25,000, ठीक है। अच्छा अब एक एक करके क्लोज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास SLC है, SLC को क्लोज करते हैं, देखो कितना निकल के आता है। मतलब हम लोग के पास टोटल मेटेरियल इतना था, देखो पहले था 15,000, परचेस किया 80,000, रिटर्न आया 40,000, 15 प्लस 80 प्लस 40, टोटल 1,35,000 का मेटेरियल, ठीक है। उसमें से देखो हम लोगों ने 80,000 इशू कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 10,000 इशू कर दिया। अच्छा 5,000 का सेल कर दिया, ठीक है। और 3,000 का शॉर्टेज हो गया, तो हम लोग के पास कितना बच रहा है 37 ना, मेरा पता नहीं क्या कैलकुलेशन हुआ माइनस में कुछ दिखा दे, 37 आ रहा है ना 37। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस CD कि हम लोग के पास इतना मेटेरियल पड़ा, ठीक है। अच्छा अब WIP को क्लोज करते हैं, ठीक है। WIP में देखो टोटल करते हैं 1,20,000 प्लस इधर 80 है 2,60,000 आ रहा है। अच्छा और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60,000, ठीक है। तो 2,60,000, अच्छा यहाँ पर बाकी फिर कहाँ जाएगा, देखो हम लोगों ने टोटल इतना स्टॉक बनाने का कोशिश किया, ठीक है। जिसमें से हम लोगों का ट्रांसफर हो गया है कितना 40,000 और इतना बचा है, तो बाकी कहाँ गया होगा, तो WIP तो मेरा फैक्ट्री है, बाकी फैक्ट्री से कहाँ गया होगा वेयर हाउस में, जो मेरा फिनिश गुड्स बना, ये तो मेरा क्लोजिंग WIP, ये तो मेरा वेयर हाउस में नहीं जाएगा, ठीक है। और ये मैंने क्या कर दिया है, ये मेरा ट्रांसफर था WIP से, ठीक है। तो फिर ये भी मेरा डिडक्ट हो गया। तो मिसमैच जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, मतलब उतने का फिनिश गुड्स बना जो हम लोगों ने फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया, तो इसको क्या लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल, ठीक है। बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल, यहाँ पर बैलेंस करके आएगा कितना आ रहा है 2 लाख, ठीक है। ये 2 लाख। अब जो फिनिश गुड्स बनाए हैं वहां पर हम लोग लिख सकते हैं टू WIP बोल के, ये रहा यहाँ पर टू WIP बोल के 2 लाख क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं, टू WIP बोल के 2 लाख हो जाए।
और वेजेस कंट्रोल तो देखो हम लोग का क्लोज हो ही जा रहा है 35,000 और इधर भी हम लोग का 35,000 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, पहले क्लोज करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को। चलो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का यहाँ पर देखते हैं। 1,25,000 का एक्सपेंस पे हुआ था और इसके अलावा 10,353 कितना हो गया 18,000 1,43,000 माइनस 1,20,000 बैलेंस तो निकल गया 23, लेकिन इसको लिखना क्या है 1,43,000 बाई साइड में आ रहा है तो बाई लिखेंगे। देखो ये ओवर अंडर एब्सॉर्प्शन का केस हो सकता है कि हम लोगों ने देखो इतना, ये WIP मतलब क्या, ये इतना चार्ज हुआ है ना 1,43 में 1,20,000, तो इसको हम लोग चाहे तो ओवर अंडर एब्सॉर्प्शन मतलब लिख सकते हैं कि हम लोग का ओवर या अंडर एब्सॉर्प्शन है, उसके हिसाब से बाई कॉस्टिंग पेल मतलब ये हम लोग का अंडर एब्सॉर्प्शन आया। ठीक है 1,43 का खर्चा हुआ, बट हम लोगों ने चार्ज कितना कर रखा है 1,20,23 कम किया है, तो हम लोग इसको बाई बैलेंस सीटी भी लिख सकते हैं अगर हम लोग ऐसा एजम्पशन लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर हम लोग इसको कॉस्टिंग पीएल लिख सकते हैं। तो एक बार बाई बैलेंस सीटी लिख देते हैं क्योंकि कॉस्टिंग पीएल तो हमें यहाँ पर दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है तो ये हो गया। और फिनिश गुड्स कंट्रोल को कैसे क्लोज करेंगे, इसको लिखना पड़ेगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के, ये कंप्लीट हो जाएगा 2 लाख। बस हो गया। ये हम लोग का क्लोज हो गया। अच्छा अब इसके बाद हम लोग ये जैसे ही डेटा मिल गया हम लोग कॉस्ट शीट भी बना सकते हैं और जो फाइनल अकाउंट है वो भी बना सकते हैं फाइनेंशियल। तो चलो कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल अकाउंट ये बन जाएगा, बना लेते थे कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा डायरेक्ट मेटेरियल। अच्छा डायरेक्ट मेटेरियल कितना यूज हुआ है कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले एक बार मेटेरियल वाले अकाउंट में जाते हैं। देखो मेटेरियल वाले अकाउंट में देखो इशू टू प्रोडक्शन कितना था 80,000, देखो यहाँ पर दिया हुआ है इशू टू प्रोडक्शन था 80,000 और प्रोडक्शन से वापस कितना आया है 40,000, तो कंज्यूम्ड हमें लिखना पड़ता है हमेशा, तो कितना लिखना पड़ेगा। हाँ देखो क्योंकि यही सिर्फ हम लोग का प्रोडक्शन रिलेटेड, बाकी कुछ नहीं होगा। वेजेस कंट्रोल वो तो वेजेस ये सब तो क्रॉस पोस्टिंग होके आया, हम लोग को मेटेरियल का कैलकुलेशन पता करना है। तो मेटेरियल हम लोगों ने परचेस तो 80,000 किया था, प्रोडक्शन में भी 80,000 भेजा था, बट हम लोग का यूज कितना हुआ है, हम लोग का यूज जो है वो सिर्फ 40,000 ही होगा। ठीक है तो कैसे लिखेंगे मेटेरियल कंज्यूम्ड बोल के लिख सकते हैं डायरेक्ट मेटेरियल 80,000 माइनस 40 कितना हो जाएगा 40,000। मेटेरियल के बाद क्या आएगा वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस। अच्छा वेजेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वेजेस वाले अकाउंट में जाओ और देखो WIP में कितना चार्ज हुआ है 30,000, ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, मुझे क्या लेना पड़ेगा डायरेक्ट। कॉस्ट शीट में पहले क्या आएगा डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ था नहीं, दोनों को ऐड करने से 70,000 प्राइम कॉस्ट। अच्छा अब इसमें ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड या फिर हम लोग इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज टू WIP देखो कितना है 1,20,000, जो WIP में चार्ज है वही हमें लेना है। ठीक है क्योंकि मुझे कॉस्ट शीट में जो बनाना है उसमें मुझे क्या दिखाना है कि मेरे प्रोडक्शन में कितना गया, तो ये कितना लेना पड़ेगा 1,20,000। ठीक है तो 1,20,000 तो ये ऐड करने से आ जाता है 1,90,000। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1,90,000 इसको हम लोग जो है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। तो ओपनिंग WIP देखो कितना है, हाँ ओपनिंग WIP था 30,000, अकाउंट के स्टार्टिंग में दिख जाएगा, WIP के अकाउंट में जाएंगे तो ये देखो ओपनिंग WIP और ये रहा क्लोजिंग WIP, तो 30 और इधर हो गया कितना 20, तो 10,000 ओवरऑल ऐड होगा। तो एडजस्ट करके बताओ 10,000 ऐड हो रहा है तो कितना निकल के आ रहा है 10 और ये 2 लाख हो रहा है ना। नेट फैक्ट्री कॉस्ट 2 लाख, नेट फैक्ट्री
कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ये हो गया हम लोग का 2 लाख। अच्छा, अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या लगता है? एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में था क्या एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? सीधा प्रॉफिट ही जाना पड़ेगा ना, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था, कुछ तो था नहीं। अच्छा, सेल्स का डेटा दिया था, देखो सेल कितने में होगा, अब ये काम आएगा। एंटायर आउटपुट जितना भी था पूरा सोल्ड आउट हो गया, मतलब कोई क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी नहीं होगा। 10% प्रॉफिट ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम WIP, ठीक है, मतलब इस पे 10%, ठीक है। बोला है कि एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 2 लाख, उस पे कितना प्रॉफिट लगाना है? 10%, ठीक है। तो इस पे प्रॉफिट ऐड करेंगे 20,000 एट द रेट ऑफ 10% ऑन एक्चुअल कॉस्ट, जो कि 2 लाख है, मतलब 20,000। तो यहाँ पर सेल वैल्यू आ जाएगा 2,20,000। ये हम लोग का आ गया सेल्स वैल्यू 2,20,000, ठीक है। अब PLV बना देते हैं, रिकंसिलिएशन तुम लोग होमवर्क ले लेना, ठीक है। PLV बना देते हैं। PL में सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो बाई सेल्स लिख लेते हैं। बाई सेल्स कितना लिखेंगे? सेल्स वैल्यू तो उतना ही रहेगा, क्योंकि वो तो फाइनेंस वाले ही डिसाइड करते हैं ना कितना प्रॉफिट लगाना है। तो सेल्स वैल्यू हम लोग का कितना रहेगा? 2,20,000। अच्छा, इधर बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक बोल के क्या क्या आ जाएगा बोलो तो? क्लोजिंग स्टॉक में देखो मेटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आएगा, WIP का आएगा, क्योंकि देखो स्टोर और WIP का डिटेल्स था, स्टोर यानी मेटेरियल, तो हम लोग को मेटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, WIP का मिलेगा। अच्छा, तो फाइनेंस वाले के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? देखो इनका तो कुछ अलग हिसाब बोला नहीं है, तो हमारा जो इधर बैलेंस आए वही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, मेटेरियल वाले में जाओ, कितना आया है? 37,000, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे मेटेरियल का 37,000, और WIP का कितना आया? 20। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 20,000 आया। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 20,000, ठीक है। इन्होंने कुछ अलग दिखाया नहीं ना, तो जो है वही लिख रहे हैं। और इधर टू ओपनिंग स्टॉक, ये भी आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक देखो मेटेरियल का था क्वेश्चन में, और WIP का भी था, तो दोनों ही लिखना पड़ेगा। अकाउंट में जाने से ही दिखेगा, देखो अकाउंट में हमें 15,000 का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल दिख रहा है। SLC अकाउंट में जाओ 15,000, ठीक है। अलग डेटा हम लोग इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई अलग डेटा गिवन है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए नहीं लिख पा रहे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15,000, मतलब ये सब के लिए डिफरेंसेस नहीं आएगा फिर, है ना। और WIP का कितना है? WIP का है 30,000, ठीक है, तो लिखो 30,000। तो हम लोगों ने देखो मेटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही लिख लिया, और साथ ही साथ सेल्स भी लिख लिया। अच्छा, और क्या खर्चा लिखना पड़ेगा? यहाँ पर मेटेरियल कितना परचेज हुआ? टू परचेज मेटेरियल, मेटेरियल कितना परचेज हुआ था? यहाँ पर देखो 2 CLC बोल के जो एंट्री हुआ है, कितना परचेज हुआ था? 80,000, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 80,000, इनर कॉलम में लिखो, क्यों? क्योंकि सेल कर दिया है उसमें से। देखो ये देखो मेटेरियल जो परचेज हुआ, अगर उसमें से हम लोगों ने कुछ मेटेरियल सेल कर दिया, तो हम लोग का मेटेरियल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बाई सेल बोल के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मेटेरियल ही हम लोगों ने बेचा, जो हम लोगों ने परचेज किया, तो हम लोग का एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर सेल लेस कर सकते हैं, सेल ऑफ मेटेरियल, ठीक है। चाहो तो बाई साइड भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली बाई साइड में हम लोग फिनिश गुड्स का सेल लिखते हैं। तो अगर मैंने मेटेरियल ही सेल करके कुछ अर्न कर लिया है, तो इसका मतलब मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 75,000, ठीक है। और क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, और कितना लिखना पड़ेगा? वेजेस, ठीक है, वेजेस लिखना पड़ेगा। तो वेजेस देखो कितना पेमेंट हुआ है। वेजेस कंट्रोल में जाओ, कौन सा लिखना पड़ेगा? CLC, क्योंकि यही वाला तो दोनों एंट्री करते हैं। तो कितना लिखना पड़ेगा? 35, ठीक है। अच्छा, और ओवरहेड का एक्सपेंस, बाकी तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये सब तो था नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं था। अगर होता तो वो दोनों भी लिखना पड़ता। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड, एक ही तो ओवरहेड है, उसमें कौन सा देखना है? वही CLC वाला जो पे हुआ है। तो फैक्ट्री ओवरहेड, अच्छा यहाँ पर है मेरा, ये देखो 1,25,000, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यही तो कॉस्ट जो है, फाइनेंस वाले भी तो यही वाला एंट्री करेंगे ना, मतलब
1,20,000 ये तो कॉस्ट वाला, चार्ज वाला एंट्री तो ये करते नहीं है, तो करेंगे तो ये वाला एंट्री करेंगे 1,25,000। और जो पेमेंट का एंट्री होता है उसके लिए कभी डिफरेंस नहीं दिखता है, डिफरेंस वो चार्ज वाले के लिए दिखता है, क्योंकि ये तो अपना पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, वो पेमेंट में से कितना चार्ज कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं। अब चेक करके देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 15 प्लस 30, 45 प्लस 75 प्लस 35, 155 प्लस 125, मतलब 2,80,000। 2,80,000 माइनस कितना होगा, लॉस है बाई नेट लॉस 240 और 3 7 247, 3,000 आना चाहिए है ना, 3,000 आ रहा है, 3,000 का नेट लॉस आ गया। मतलब फाइनेंस वालों के हिसाब से लॉस है, लेकिन कॉस्ट वालों के हिसाब से तो 20,000 का प्रॉफिट है, और ये बोल रहे हैं लॉस है। ठीक है, तो तुम लोग को फाइंड आउट करना है कि क्यों हुआ है ये डिफरेंसेस। चलो वो भी करवा देते, 2 ही लाइन का है, ज्यादा नहीं है। चलो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना ले, बन जाए रिकंसिलिएशन स्टेट पर्टिकुलर्स। तो पहले हम फाइनेंस के हिसाब से स्टार्ट कर लेते हैं, इससे प्रॉफिट ब्रैकेट में लॉस भी लिख लिया, क्योंकि इसमें लॉस भी है ना, एज पर फाइनेंस बुक। ठीक है, क्योंकि लॉस है, मैंने क्योंकि ये लॉस वाला लिया है, तो लॉस एज पर फाइनेंस बुक, यहाँ पर हम माइनस में 3,000 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे सारे इंपैक्ट कैसे देखना है, कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, अब पहले डिफरेंसेस चेक करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले है मेटेरियल का यूज हुआ है 40,000। ठीक है, और इनके हिसाब से मेटेरियल का यूज कितना हुआ है 75,000, और इनके हिसाब से कितना हुआ है 40, इनके हिसाब से 40, लेकिन ये तो 75 तो परचेस था। देखो 15 इनके पास पहले से था, 75 परचेस, और क्लोजिंग स्टॉक में बचा है 37, तो सारे को एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। 90 माइनस 37 कितना आ रहा है 53, और उनका कितना है 80 माइनस 80। मेटेरियल का ओपनिंग था 15, और ये क्लोजिंग है 37, क्लोजिंग है 37, और परचेज हुआ था 75। तो 70 और 10, 80, 90, 90 माइनस 20, 70 तो आ रहा है, नहीं 20 नहीं, सॉरी 37। अच्छा, 15 प्लस 75 माइनस 37, 53, और इधर 40, ये 40 था, कितना आ गया 13, 13 का डिफरेंस आया। देखो इनका कितना है, वो शायद मैंने गलत लगाया था। देखो इनका कितना है, कॉस्ट बुक के हिसाब से कितना है 40,000। फाइनेंस वालों ने मटेरियल का क्या डिटेल्स दिया, फाइनेंस वालों ने बोला कि हमारे पास 15,000 का मटेरियल था, फिर हमारे पास 75,000 का हम लोगों ने परचेस कर लिया, तो टोटल कितना हो गया 70 और 10 80, और ये 90 हो रहा था। ठीक है, और मैंने ये 20 लगा दिया था इसीलिए। और देखो 37 हमारे पास बचा हुआ है, तो इनके हिसाब से कंजम्पशन कितना होगा 90 माइनस 37, यानी कि 53, लेकिन इन्होंने अपना कंजम्पशन कितना बताया 40,000, मतलब इनका कंजम्पशन जो है डिफरेंस कितने का आना चाहिए 13,000 का। ठीक है, 53 और 40। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि कॉस्ट बुक के हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट बुक में क्या हुआ है, मेटेरियल का खर्चा कम दिख रहा है, क्योंकि इनके हिसाब से 40, इनके हिसाब से 53, तो जो डिफरेंस है 13,000 से कॉस्ट बुक का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा। मेटेरियल का एक्सपेंस फाइनेंस वालों ने 53 बताया, इन्होंने बोला 40,000, तो इन्होंने अगर खर्चा कम दिखाया तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा। तो मुझे ऐड करके लिखना चाहिए, तो मैंने 13,000 ऐड किया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मुझे कॉस्ट के हिसाब से सोचना है। इन्होंने 40,000 दिखाया एक्सपेंस, इन्होंने 53 दिखाया, तो इनका प्रॉफिट 13,000 से क्या होगा, ज्यादा।
ज्यादा ही तो हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है? 13,000 ये नहीं समझ में आया क्या? 53,000, 1575 आ रही है, इनका कंजम्पशन 53, मतलब इनका एक्सपेंस ज्यादा, इनका एक्सपेंस कम। अगर हम लोग कॉस्ट के हिसाब से सोच रहे हैं तो अगर इन्होंने एक्सपेंस कम दिखा है तो इनका प्रॉफिट क्या दिखेगा? ज्यादा दिखेगा। 13,000 लिखेंगे कैसे फाइनेंस के हिसाब से? तो लिखेंगे मेटेरियल कंज्यूम मोर। फाइनेंस में कितना मटेरियल ज्यादा कंज्यूम हुआ? 13,000, ठीक है। अच्छा, और डिफरेंस देखते हैं, नेक्स्ट किस चीज का डिफरेंस आएगा? मटेरियल के बाद वेजेस का देखते हैं। इनके हिसाब से वेजेस है कितना? 35,000, ठीक है। और इनके हिसाब से वेजेस है हम लोग का 30,000। तो देखो, कॉस्ट वालों के हिसाब से है 30,000, फाइनेंस वालों के हिसाब से है 35,000, ठीक है। तो हम लोग को सोचना कैसे है? हम लोग को सोचना है कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो कॉस्ट में हम लोगों ने वेजेस कितना दिखाया? 30 कम दिखाया है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। कितने से? 5,000 से। तो फिर एड में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वेजेस, वेजेस अंडर चार्ज, सॉरी ओवर चार्ज फाइनेंस में, ठीक है, ओवर चार्ज 5,000, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद और क्या है? मेटेरियल का ये पॉइंट और ये पॉइंट मिक्सड अप हो गया, ठीक है। सेल्स तो दोनों में सेम है, WIP भी देखेंगे हम लोग, दोनों में सेम सेम ही लिख रखे हैं। वेजेस कर लिया हम लोगों ने, अब बचा है सिर्फ ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड 1,25,000, और इनका ओवरहेड कितना है? इनका ओवरहेड है 1 लाख ना, इनका नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड लेना पड़ेगा, हाँ ओवरहेड है 1,20,000, ठीक है। और इनका कितना है? 1,25,000। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 25 का। हम लोग को कॉस्ट के हिसाब से सोचना है, तो कॉस्ट वालों ने कम दिखाया है ना, 120, इन्होंने 125, कॉस्ट वालों ने कम दिखाया है। कितना का? 5,000 का। तो 5,000 से इनका प्रॉफिट क्या दिखना चाहिए? ज्यादा दिखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं ओवरहेड, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? लैंग्वेज कॉस्ट, हमें फाइनेंस के हिसाब से लिखना है, फाइनेंस वालों का ओवर चार्ज, ओवर चार्ज, ओवर चार्ज 5,000। तो देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया 5 5 10, 10 प्लस 13, 23 माइनस 3,000, ठीक है। ये हो गया मेरा 20,000, ठीक है। तो सही आ गया। देखो, ये सभी ऐड हुआ, तो सिर्फ ऐड का कॉलम करने से ही हो जाता है ना, लेस का कोई कॉलम का जरूरत ही नहीं। ये सारे आइटम ऐड हो गए, यहाँ से मैनेज हो गया, फिर हो गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, ठीक है। समझ में आ गई? अच्छा, तो इस ये अब देखो, हम लोगों ने लगभग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर ही लिया। अब जो नेक्स्ट इलास्ट्रेशन है, ये तुम लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो, इलास्ट्रेशन 8, और उसके बाद हम लोग ये जो यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये कर लेंगे, ठीक है। तो इससे एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग पॉइंट हो सकता है, 3 4 क्वेश्चन है, और एक मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन भी यहाँ दिख रहा है, ये नहीं करवाया, ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर 5 और उधर एक क्वेश्चन बाकी, ठीक है। अभी भी लगेगा 2 क्लास को, ठीक है। आज इतना ही करते हैं। बाय।